अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। आज सुबह 5 बजे आखिर वो हो ही गया जिसके सबको ख़तरा था, जिसके बारे में इज़राइल बार बार कहता था हम ये करेंगे। अमेरिका भी इज़राइल का साथ दिए हुए था और सबको ये धड़का लगा रहता था कि कब अटैक होगा। ये आपको हम बताएंगे पिछले 2-3 दिनों में जो हमारी बात हो रही थी यहाँ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सर्कल से, सबका ये अंदाज़ा था कि इज़राइल कुछ ना कुछ करेगा। अमेरिकन्स ने अपनी फैमिलीज़ को वहाँ से इराक़ से निकलवा दिया था, तो ये एक लग रहा था दिस वाज बिल्डिंग अप टू दिस। बहरहाल इज़राइल ने जिस नौयत का अटैक किया है उसमें अब उन्होंने जो अपना ऑब्जेक्टिव रखा है वो ये है कि हमने ईरान को किसी सूरत न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना, एंड वी विल अटैक फॉर एज लॉन्ग एज दैट इज़ नॉट इंश्योर्ड। दूसरा वो कह रहे हैं जो मिज़ाइल्स हैं उनकी भी हम तबाही करेंगे टोटल, और इज़राइल इज़ डूइंग दैट। इज़राइल बिल्कुल बग़ैर किसी डर के, झिझक के, किसी रोकथाम के, इट इज़ कैरिंग ऑन व्हाट इट हैज़ इंटेंडेड टू डू। तो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ है। ये वहाँ इन्होंने शहरी जो हैं, आम लोग भी शहीद हुए हैं। जो ईरानियन न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके कहने के मुताबिक दे हैव बेसिकली टॉप जो थे साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको शहीद कर दिए। 5-6 का जिक्र हो रहा है, उससे ज़्यादा हैं ये पता नहीं। लेकिन साथ साथ एक बड़ी जो सीरियस बात हुई, और ये मेरा ख्याल है दिस वाज सिग्नलिंग फ्रॉम इज़राइल के आयतुल्लाह ख़ामेनेई जो हैं उनके स्पिरिचुअल लीडर, उनके स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनको भी शहीद कर दिया गया है। उसके बाद ईरानियन जो आर्मी चीफ़ हैं उनको शहीद किया गया। जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो एक मेजर पिलर है ऑफ ईरानियन सिक्योरिटी, इनफैक्ट लोग कहते हैं कि इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द ईरानियन आर्मी, उनके भी जो कमांडर उनको शहीद किया गया। तो अब किस हद तक वो कामयाब होते हैं इसको आगे ले जाने में, मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई शायद शक रहा नहीं, क्योंकि जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इट इज़ कम्प्लीटली अनहिंडर्ड, कहीं से रोकथाम कोई नहीं है। लफाजी बेइंतहा है। बहुत जो अरब दुनिया, जो आस पास के ममालिक हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं, बहुत क्लियरली कंडेम कर रहे हैं। जो यूरोपियन ममालिक हैं उसमें कंडेमनेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई, बस वो ये कह रहे हैं जी अब इसको रोक दें और ये ज़्यादा अग्रेशन नहीं हो, अग्रेशन नहीं कि ये बात को ज़्यादा बढ़ाएं ना, बस इधर ही रोक दें। लेकिन व्हाट डज़ दिस मीन, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं ज़मीर अकरम साहब। ज़मीर अकरम, ही इज़ बीन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमारे इन जनीवा, उसके बाद इन्होंने सर्व किया है इम्पोर्टेंट ममालिक में, अमेरिका में सर्व किया, इंडिया में किया, और न्यूक्लियर पे ये ही इज़ बीन अ मेजर वॉइस ऑफ पॉलिसी मेकिंग में इनका बड़ा रोल रहा है। तो मिडल ईस्ट को भी बड़ी ये करीब से इन्होंने देखा है। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। ये मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो जो पाकिस्तान ने नाज़रीन बड़ी क्लियरली कंडेम किया, सेनेट से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आई, तमाम पॉलिटिकल डिवाइड्स को साइड पे रख कर के यूनानिमस रेजोल्यूशन बहुत अहम मामला था और अहम कदम और एक संजीदा सुलझावा कदम उठाया, और हमारी नेशनल असेंबली ने भी इसको कंडेम किया स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में। इंटरनेशनल जो लॉ को वायलेट किया उसको कंडेम किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कहा है कि आप लोगों ने इसकी रोकथाम नहीं की। मुसलमान दुनिया के हवाले से कहा है पाकिस्तान ने, बड़े खुले अल्फाज में उन्होंने कहा कि जी जो इज़राइल करता रहे फ़लस्तीनियों के साथ, और जबकि मुसलमान दुनिया उतना नहीं बोली, ये पाकिस्तान को इसका कंसर्न है कि उसकी वजह से इज़राइल गॉट इनकरेज टू टेक दिस स्टेप। फ़लस्तीनियों के जेनोसाइड के बाद अब ये एक स्टेट को बाकायदा अटैक इन्होंने किया है। तो ये मामलात हैं। पाकिस्तान ने दो टोक अल्फाज में अपनी पोजीशन ज़ाहिर कर दी है। ये हम कहेंगे कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ ऑन द फोर फ्रंट जब इस तरह के मामलात होते हैं और पोजीशन लेने के। ये जो अटैक है इस पर तफसील में बात करेंगे ज़मीर अकरम साहब से बाद में, कि ईरान के हवाले से, ख़ित्ते के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। लेकिन अभी हम चाहेंगे कि हमें ज़मीर साहब आप ये बताइएगा कि व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान। व्यूअर्स ये सबसे पहले सुनना चाहेंगे। देखिए, ईरान हमारा बड़ा करीबी मुल्क है, दोस्त मुल्क है, बरादर मुल्क है, हमारा हमसाया है।
और ये जो करारदादें जो आज पेश की गई हों, जिन्हें जिन्हें अडॉप्ट किया गया, ये बिल्कुल हमारे नेशनल थिंकिंग, फीलिंग, सेंटिमेंट्स की अक्कासी करते हैं। और पाकिस्तान को जो कुछ भी हो रहा है ईरान के खिलाफ, इसके वजह से बहुत हमें दुख है, गुस्सा भी है। और हमें कोशिश कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में दूसरे ममालिक के साथ मिल के कि इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, जंग बंदी की जाए। लेकिन इसके बावजूद हमें ये भी इसको अपना ध्यान में रखना चाहिए कि इस एक्शन के बाद जो जिस तरह से इसराइल को सपोर्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से, इसकी वजह से दूसरे ममालिक बशमूल पाकिस्तान को भी खतरा है इन द लॉन्ग रन। क्योंकि ये जंग अगर चलती रही और ये स्प्रेड कर सकती है, इसके इम्पैक्ट्स सारे खित्ते पर हो सकते हैं, हम पर भी हो सकते हैं। और हमें बहुत मोहतात तरीके से इसके इसको इस जंग के बारे में हमें सोचना होगा और इसको हमें रिएक्ट करना होगा इसके बारे में, इसके इसके रिएक्शन में। जी ये बताइएगा कि इससे हम ब्रेक के बाद जाएंगे तफसील में कि ये जंग के फैलाव के क्या इम्कानात हैं, लेकिन ये नेतान्याहू जो हैं इज़राइली प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो मुतअद्दिद मरतबा पाकिस्तान का भी नाम लिया है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के जी पाकिस्तान से भी बड़ा ख़तरा है, पाकिस्तान भी हमारी सिक्योरिटी। और ये तो खैर एक पुराना दरीना ज़ाइनिस जितनी भी हैं पावर, यानी कि जितने भी इनके रहे मेन लीडरशिप, पाकिस्तान का जिक्र करते रहें। तो पाकिस्तान को अगर हम अब देखें कि हमारे डोर स्टेप पे आ गए हैं, ईरान को जिस तरीके से अटैक किया, तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त हमें अपनी सलामती को बरकरार और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी शुड बी ऑन आवर गार्ड। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि इसराइल ने कई मर्तबा हमारे एटमी जो हमारे जौहरी असाजात हैं उनके बारे में गलत किस्म की बातें की हैं। हमें ये भी मालूम है कि माजी में उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर कोशिश भी की थी हमारे असाजात पर हमला करने की, 1980 में या उससे पहले। तो उनके जो इरादे हैं उन वो कोई किसी भी तरह से कोई नेक इरादे नहीं है पाकिस्तान के बारे में। तो हमें मोहतात रहना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि हम उनका मुंह तोड़ जवाब दें। मुंह तोड़ जवाब दें, बिल्कुल। हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, लेकिन ये कहते चलें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक जिस तरीके से जंग लड़ी और उसके अग्रेशन जारियत का जो हमने जवाब दिया, तो दुनिया को अब उठकर बैठ के दे हैव टू सिट अप एंड see Pakistan as a nuclear state which is responsible, which has confidence and which knows how to protect itself. ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह से जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, अलग सुबह से इज़राइल ने जो अटैक किया है ईरान पर, और अटैक अभी तक तवातर से जारी है, तो इसके 4-5 बड़े नुकात आपके जहन में क्या आते हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो इजरायली जारहियत का, वो है ईरान के एटमी असाजात पर जो उन्होंने हमला किया है। इस जारहियत की वजह से हो सकता है कि इन असाजात को इतना नुकसान पहुंचे कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी रिलीज हो और इसकी वजह से सारे खित्ते में फैल सकती है ईरान के अलावा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट होगी जो हमें उस पर देखना होगा। दूसरा ये है कि इस हमले के बाद ये जंग और मज़ीद आगे बढ़ेगी, फैलेगी। और इस मुझे नहीं लगता कि ये कोई अगर कोई जंग बंदी हो भी जाए, लेकिन ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी और होती रहेगी।
तो आई थिंक ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं। और फिर ऑफ कोर्स जो सारा कुछ मिडिल ईस्ट में अमेरिका या दूसरी ममालिक कोशिश कर रहे थे किसी किस्म की जंग सालसी की, ईरान और सऊदी अरेबिया और और दूसरे ममालिक के दरमियान, इसराइल के हवाले से, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिरेल हो जाएंगी। और इसके इस हमले की वजह से बहुत ही खतरनाक और नेगेटिव रिpercussions होगी। अच्छा ये बताइएगा, दो चीज़ें आपने फरमाई। एक तो आपने जो कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव जो मवाद है, और आपने कहा कि रेडिएशन भी फैलने का ख़तरा है, लेकिन IAEA की जो हम सुबह से स्टेटमेंट्स सुन रहे हैं उसमें उन्होंने कोई इसका जिक्र नहीं किया। वाई? उसकी वजह शायद ये है कि एक तो ये उनको शायद अभी तक पूरी मालूमात नहीं है IAEA को। लेकिन अगर खुशाइन चीज़ ये हो सकती है कि इजरायली हमले की वजह से ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो इसकी दूसरी वजह ये भी हो सकती है, अगर वो नहीं पहुंचा तो फिर इसराइल का एक बड़ा मकसद जो था ये हमला करने का, वो फिर फेल हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि आगे एक दो दिन में क्या नतीजा, क्या इसके नतीजे निकलते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जो अभी आपने कहा कि ये जंग का फैलने के इम्कानात हैं, और आपने कहा ईरान के रिएक्शन का भी अब हम देखें, हमें सामना करना होगा, इसराइल को सामना करना होगा, वी विल विटनेस इट। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि पिछले 2-3 सालों से, स्टार्टिंग विद द किलिंग ऑफ ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेड थे, उसको भी मेरा ख्याल है 4 साल हो चुके हैं, उसके बाद इन्होंने तवातर के साथ असैसिनेशंस किए हैं ईरान के अंदर, और पिछले 1.5-2 साल में तो हिजबुल्ला के भी, इस्माइल हानिया को भी किया और लोगों को भी किया। ज़मीर साहब, वी हैवंट सीन कि कोई इतना डिसाइसिव या कॉन्सिक्वेंशल रिस्पॉन्स आया हो ईरान से। देखिए ये तो एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर हो रही है, जी। क्योंकि एक तरफ आप देखें इसराइल है, इसराइल के पीछे दुनिया की अमेरिका है। सबसे बड़ी ताकत ठीक है, है, ठीक अमेरिका है। है उसके पीछे। और अमेरिकन जो अमेरिकन हथियार हैं उसकी उसकी सारी इंटेलिजेंस है, सारी स्पेस बेस्ड बिल्कुल, एब्सोल्युटली। रेडार, ये सारा कुछ उसकी इसराइल की मदद कर रहे हैं। उसी की वजह से वो इस किस्म के प्रिसिशन टारगेट्स हिट कर सकते हैं जिस तरह वो करते रहे हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका ने खुद कासिम सुलेमानी का आपने जिक्र किया, उसको बिल्कुल, तो अमेरिका ने हलाक किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरे कहने का मेरा जो इस पर जो व्यू है वो ये है कि इंडिविजुअल्स को मारने से किसी हुकूमत की पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती, ठीक, नहीं होती है। ठीक। और इंडिविजुअल्स कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड। थिंग इज के अगर आपने वहां पर किसी तरह से ईरान को कंट्रोल करना है, कंटेन करना है, तो फिर आपको किसी किस्म का समझौता करना पड़ेगा ईरान के साथ। ठीक है, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम इसी मामले को आगे लेके चलें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये ना कि एक तो ईरान की रिस्पांस, और दूसरा कि क्या ये ख़ित्ते में फैलेगी जंग, या और अभी आपने कहा कि ये जो इंडिविजुअल्स को ख़त्म करने से तो मामलात नहीं संभाले जा सकते, रुकते नहीं हैं जो कशीदगी होती है। लेकिन इसी पे फिर से आएंगे कि देखिए पिछले सारी दुनिया को पता था कि ईरान इज़ अंडर थ्रेट, सबको मालूम था बशमूल ईरान के कि इसराइल की क्या तैयारी, और इसराइल की तैयारी तो वो तो हम 90 की दहाई से देख रहे हैं, उन्होंने टारगेट किया हुआ था इस खत्े में जो भी आर्म फोर्सेस जो भी तगड़ी हैं उनका ख़त्म करें। इराक से शुरू किया इन्होंने, फिर हिजबुल्ला पे गए, लेकिन जिस हद तक पेनिट्रेट किया है इसराइल ने आज सुबह से, देखिए इनके टॉप साइंटिस्ट इन्होंने शहीद कर दिए, इनके आर्मी चीफ शहीद कर दिए, इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं उनको शहीद कर दिया। तो ज़मीर साहब, जो लगता ये है कि ईरान की बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, एवरीबॉडी न्यू दिस वाज कमिंग। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अमेरिका, मेरे ख्याल से अमेरिका नहीं चाहता था कि इसराइल हमला करे ईरान पर इस वक्त, क्योंकि उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। लेकिन इसराइल ने अमेरिका के कहने के बावजूद ये हमला किया।
एक बात, दूसरी बात ये है कि जिस टेक्नोलॉजी के जो आजकल है अवेलेबल, जिस किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इससे इनके मुमकिन है कि ये लोग जो मारे गए हैं इनके इनको ट्रेस कर कर रहे थे, किया जा रहा था, उनको फॉलो किया जा रहा था, उनके जो, और आजकल के इलेक्ट्रॉनिक से, मोबाइल फोन से या पेजर जी। से या आपके जो जी। लैपटॉप, ये सारे सिग्नल्स आते हैं, ठीक। इनको सारे आप ट्रेस कर सकते हैं लोगों को इसकी से। ये भी हो सकता है और मोस्ट लाइकली हुआ है कि ईरान की जो इंटरनल सिचुएशन है उसमें लोगों को कॉम्प्रोमाइज। पेनिट्रेट ठीक। किया, कॉम्प्रोमाइज होंगे लोग उसमें, तो वो भी अब इनको इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, ये भी हो सकता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट वन एलिमेंट। बिल्कुल, देखिए ना, बिल्कुल ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से ये हम सिचुएशन देख रहे हैं। बट यही मैं इसी पर थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप जस्ट एक्सप्लेन टू द व्यूअर्स कि जब ये एलिमेंट्स आर एट वर्क और ईरान हैज़ नॉट बीन एबल टू रिस्पॉन्ड, अभी लोगों का कहना है कि ईरान बाद में रिस्पॉन्ड करेगा, अभी ज़रा आप सब्र करें। बट मैं अगर आपसे कहूँ कि पिछले 3 साल में आप आइडेंटिफाई मुझे कर दीजिएगा कि ईरान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। इज़राइल ने हिजबुल्ला को तबाह कर दिया, यकीनन हिजबुल्ला में फ़ाइटिंग वो जज्बा तो है, बट उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था उसको इन्होंने यानी कि पाश पाश करने की कोशिश की और बहुत हद तक कर लिया। हम आप देखिए जो फ़लस्तीन के अंदर वो कर रहे हैं और कोई जवाब भी कार्रवाई नहीं कर सक रहा, और यानी कि अब वो एक और ट्रेजेडी है। तो ईरान का मैं ये समझने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि ये कि ईरान का रिस्पॉन्स आएगा और ईरान ये करेगा, क्योंकि पिछले 3 साल में थ्रेट तो परपेचुअल है और अभी आपने भी जिक्र किया जितने लोगों को मारा है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई आपने ऐसा, नाज़रीन को बताएं, कोई आपने देखे हो ऐसे रिस्पॉन्स के आप कहें कि जी आपको नज़र नहीं आ रहा ईरान ये करेगा? हमें लग रहा है कि ईरान की बड़ी सिचुएशन इस वक्त सीरियसली जो एक अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज है, पेनिट्रेशन इतनी है, इनके लोग बार बार मारे जा रहे हैं। तो ईरान के पास इस वक्त जज्बा ज़रूर है, हिम्मत ज़रूर है, बट इन टर्म्स ऑफ द फोर्स इट हैज़, व्हाट कैन इट डू? उसने कहा जी सुबह हमने 100 भेज दिए ड्रोन्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अमेरिका जो भी कहे, उस पर तो मैं ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगी तफसील में, अमेरिका जो भी कहे, अमेरिका एक तिनका नहीं जाने देगा इराक की तरफ, सॉरी इज़राइल की तरफ। तो ईरान इज़ इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। नो डाउट ईरान इज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन मेरा मेरा अपना ख्याल ये है कि ईरान, एज यू से, हैज़ द स्पिरिट, और उनपे जज्बा है, और वो जज्बा जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है। और इतने सालों से आप देखें, जब से ये रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका और ईरान की कशमकश हुई है, उस वक्त से आज तक ये ईरान के ऊपर तो दबाव रहा है। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपने काफ़ी तरक्की की है, काफ़ी उन्होंने हासिल भी किया, और उनका उनका जौहरी प्रोग्राम भी देखें वो कितना एडवांस्ड है। ये सारा कुछ है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये नहीं है कि अगले 5 हफ्तों में या 5 साल में, मैं तो लंबी बात कर रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। और ये जो खित्ते में जो हालात हैं, ये ऑलरेडी इधर आप देखें, ये सही है कि हिजबुल्लाह को, हमास को, हुतीस को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इनका खात्मा नहीं हुआ। दिस इज द पॉइंट, कि अगर जब तक ये खात्मा नहीं होता, जब तक वो या तो हथियार डाल दें या वो बिल्कुल खत्म हो जाएं, जब तक ये नहीं होगा तो ये कशमकश चलती रहेगी। मेरा यही कहने का मकसद है। तो ईरान के पास ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, a जी। lesser power, like a two between two powers. Iran is obviously a lesser power. Israel, backed by the US, is a major force. लेकिन ईरान के पास एसिमेट्रिकल वॉरफेयर लड़ने के लिए तो बहुत उसकी काबिलियत तो है, वो लड़ता रहेगा ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। और इस सूरत हाल में हमास भी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा, इसी तरह से हिजबुल्लाह भी जारी रखेगा। हुतीस की तरफ से भी आप देखेंगे कि वो भी टाइम टू टाइम वो भी अपने रोल प्ले करेंगे।
तो दिस विल गो ऑन अनफॉर्चुनेटली, दिस विल गॉन। क्योंकि जी आप कह रहे हैं दिस विल गॉन, unfor- सॉरी कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा था कि दिस विल गो ऑन अनलेस किसी किस्म की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन इसमें निकल सकती है, निकलनी चाहिए। ठीक, और अगर वो ना हुआ तो फिर तो ये सूरत हाल इसी तरह से चलेगी। इसी तरह से चलेगी। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज़मीर अकरम साहब से वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ लीडिंग एक्सपर्ट हैं ऑन द रीजन ऑन दिस इशू, और न्यूक्लियर का भी ये बड़े करीब से मामलात को इन्होंने फॉलो किया है एज अ पॉलिसी मेकर। ज़मीर अकरम साहब ये बताइएगा, अभी आपने फरमाया कि जो अमेरिका है, यू फील अमेरिका डिडंट वांट कि एट दिस पॉइंट इसराइल अटैक करे, लेकिन बहरहाल ये तो कंसीड कर लिया खुद ही अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से। बहुत सी आवाज़ें आई हैं जो उन्होंने कहा कि वी वर टोल्ड अबाउट इट, इट वाज डिस्कस्ड विद अस। तो इट्स वेरी क्लियर कि ये अमेरिका की सपोर्ट के बगैर तो ना होता शायद। वो किया उन्होंने, बट नथिंग मोर। तो इस वक्त अगर आप देखें कि ईरान जो ख़ित्ते में जिसमें वो है, उसमें तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो तमाम ममालिक हैं तकरीबन सब के सब आर विद द यूनाइटेड स्टेट्स, और विद द यूनाइटेड स्टेट्स बाय एक्सटेंशन विद इसराइल। आपको मालूम है यूएई में तो इसराइल की बड़ी मेजर प्रेजेंस है। अच्छा, दूसरी तरफ आप अमेरिका का आपने खुद फरमा दिया, और अब ट्रंप साहब ने कुछ देर पहले क्या उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि जी सो मच हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, कम टू द टेबल बिफोर नथिंग इज़ लेफ्ट। और ये भी देखें किस तरह उन्होंने बात की, लूज टॉकर तो हैं। उन्होंने कहा ये, लेट मी जस्ट कोट हिम टू यू, आई एम श्योर यू नो, कि ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज नथिंग लेफ्ट एंड सेव व्हाट वाज वंस नोन एज द ईरानियन एम्पायर। तो उनको वो कह रहे हैं कि जी अब आप आए आके बात करें। अब ईरान ने कहा है हम इस वक्त तो बात नहीं करेंगे, तो इसराइल ने भी कह दिया कि हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे। कोई मुल्क एट दिस पॉइंट तो नहीं आएगा इनटू दिस फ्रे एक्टिवली, डिप्लोमेटिकली। मेरा ख्याल है जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान ने तो पोजीशन लिया, बट थोड़ा इस पे आइएगा कि अमेरिका के मर्ज़ी के बगैर तो ये नहीं होना था, और ये तो तबाही पूरी की पूरी करेंगे जब कह चुके हैं मिज़ाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की, जब तक हम रुकेंगे नहीं। तो ज़मीर साहब, व्हाट्स देयर देन फॉर ईरान? ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर इसराइल ये नहीं कर सकता। दूसरा, उसका दूसरा बरक्स जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है, वो ये है कि अमेरिका जो है वो इतना, जूश अमेरिकन कम्युनिटी इतनी पावरफुल है, इजरायली लॉबी इतनी पावरफुल है अमेरिका में कि वो अमेरिका इसराइल को रोक भी नहीं सकता था। ये भी एक रियलिटी है विच वी नीड टू रियलाइज। अब ये है कि इसराइली जो है वो धमकी दे रहे हैं कि हम आपके ऑयल रिफाइनरीज को हम उड़ा देंगे। ट्रंप साहब भी यही फरमा रहे हैं कि और नुकसान हम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसकी इनको रिpercussions का भी अंदाज़ा करना होगा कि क्या होगा। मतलब अगर ठीक है, अगर रिफाइनरीज को अटैक किया जाता है तो फिर आप देखें तेल की कीमत कहाँ चली जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, ईरान कुछ ना करे, वो सिर्फ पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर दे, अपनी नेवल बोट्स और छोटी उनकी जो वो पेट्रोल बोट्स हैं या सबमरीन्स हैं या जो कुछ भी है वो, और जितनी ऑयल शिपिंग है उसको रोक दे, तो इसका असर आप देख लें कि दुनिया में क्या होगा। और ये अमेरिका पर भी असर होगा, वेस्ट पर भी होगा, जो ये सारा ये मिडिल ईस्टर्न ऑयल पर ये सारा डिपेंड करते हैं। और दूसरे ये ममालिक जो ये मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं पर्शियन गल्फ के थ्रू। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ की पर मैं ये फोकस करता हूँ। दूसरी और भी ईरान के पास और भी ऑप्शंस हैं, वो उन ऑप्शंस को भी पहले सेगमेंट में मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें, इसका कॉन्सिक्वेंस होगा। थर्ड थिंग ये है कि जो भी प्रोसेस एक चल रहा था, जहां पर कोई किस्म की पॉजिटिव चीज अगर निकल सकती थी, वो मिडिल ईस्ट में, वो सारा डिरेल हो जाएगा, हो गया है बल्कि। और वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो और जी आप सर, देख लें कि सऊदीज और दूसरे ममालिक जो हैं गल्फ के, उनकी भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी कंडेम कर रहे हैं ना इसराइल को।
तो ये सारा कुछ जो है ये कोई बेहतरी की तरफ नहीं बढ़ रहा, ये हालात। ज़मीर साहब, ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं, ये स्टेटमेंट्स तो हम अब तो कितने 1.5-2 साल हो गए, 2 साल होने को हैं जो फ़लस्तीनी जेनोसाइड के लिए स्टेटमेंट्स आ रही हैं। आपको पता है स्टेटमेंट्स अब तो पहले हम कहते थे कि OIC इज़ लाइक OIC, अब तो हम ये कहेंगे कि जो स्टेटमेंट्स आती हैं बड़े बड़े ज़ोरदार स्टेटमेंट्स, दे मीन नथिंग। आप मुझे बताएं, इन द वर्ल्ड ऑफ पावर एज वी आर विटनेसिंग इट, आप फरमाने कि डीरेल हो रहा है। मैं आपसे कहूं कि जी जिस तरह अमेरिका और इजराइल चाहता था, जिस तरह हेनरी किसिंजर ने 1970s में कहा था हम डिवाइड करेंगे सलामी टैक्टिक्स आफ्टर द अरब्स वन द 73 वॉर टू सम एक्सटेंट, तो ये तो अगर आप इसको देखें उस जाविये से, तो ये तो आज ये तो तालियां बजा रहे होंगे अमेरिकन और इजराइली के हमने सलामी टैक्टिक्स के थ्रू एक एक जो अरब मुल्क है उसको अलग अलग कर दिया, इजिप्ट से शुरू किया, और आज वो कहेंगे हमने हमास को भी ख़त्म कर दिया एट दिस मोमेंट के। व्हेन आई से ख़त्म, मेरा मतलब कि उस तरह बड़ी थ्रेट नहीं है। वहाँ इन्होंने स्टावेशन शुरू की हुई है, जेनोसाइड शुरू की है। हम हिजबुल्लाह को उन्होंने कितना इस वक्त किया हुआ है, अपने लेके आए हुए हैं ज़ोर में, यानी कि उसको कितना कमज़ोर किया हुआ है। और ईरान जो मेन प्लेयर था, जो मेन काउंटर था टू इज़राइल, उसको तो आपको शायद ज़्यादा कुछ पता हो, लेकिन हमें तो जो नज़र आ रहा है और जो हम देख रहे हैं, पढ़े, हमें लग रहा है कि हु नोस के ये अभी देखिए आयतुल्ला खामेनेई के इन्होंने मेन एडवाइज़र को शहीद किया। आई थिंक दे आर सिग्नलिंग समथिंग। कल को ये उनके और लोगों को शहीद करेंगे, हु नोस कि आयतुल्ला खामेनेई को ये खुदा न खास्ता शहीद कर दें। तो ये, और जो आप कह रहे हैं कि ईरान एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में, फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बताएं कि पिछले 3 साल में उस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर ने अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे किया। मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने इज़राइल जो है, जिस तरीके से इज़राइल और अमेरिका चाहते थे मिडल ईस्ट को ये उधर लाके खड़ा किया है, वो आपने और हमने पहले बात कर ली है जो चाइना और पाकिस्तान के बारे में, तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं ईरान ऑनवर्ड्स देखूं, सी व्हाट देव डन, सो वेयर इज द रे ऑफ होप, ज़रा बताइए। देखिए, मेरे नज़रिए में ये एक लंबा प्रोसेस, जैसे मैंने पहले भी अर्ज जी किया, जी ये एक लंबा प्रोसेस होगा। सवाल यह है कि ये सारा कुछ करने से, आपने सलाम किसिंगर की बात की, जॉर्ज बुश के ज़माने में जब 9/11 हुआ था उसके इमीडिएटली बाद वो अमेरिकन जो उस वक्त आर्मी के नेटो के हेड थे, उन्होंने भी यही कहा था कि पेंटागन में जो थिंकिंग थी कि हम ये 7 ममालिक हैं, इन सब में ईरान, दूसरे जो हैं सीरिया, इन सब में हम रेवोल्यूशन और चेंज लाएंगे। और वो ये स्टेज बाय स्टेज ये हमने देखा, ये अनफोल्ड हो रहा है। जी और आप जैसे फरमा रही हैं कि इनकी शायद कोशिश ये भी है कि ईरान में भी रिजीम चेंज लाई जाए बाय फोर्स, और इफ नॉट बाय द विल ऑफ द पीपल तो बाय फोर्स, उनके लीडरशिप को मार के। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी चीजें करने के बावजूद इसराइल जो है वो ज्यादा महफूज है या कम महफूज है? इजरायली सिक्योरिटी टुडे इज मोर सिक्योर और लेस सिक्योर? सी, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो इसराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है अमेरिकन इंटरेस्ट्स in the Middle East, in the Gulf, in this region, are they more secure or less secure in this situation? मेरा अपना जो असेसमेंट है कि इट इज लेस सिक्योर। अगर ये सिक्योर होते तो इसराइल को ये जरूरत ही नहीं पड़ती ये चीज करने की। तो अब ये करने के बाद जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं गए हैं, वो और डिटीरियरेट कर गए हैं। और इस सिचुएशन में इसराइल इज नॉट मोर सिक्योर। और ये दे कैन नॉट डू अवे, मतलब देर इज नो सच थिंग एज अ फाइनल सोल्यूशन। वो तो फलस्तीन के साथ भी नहीं कर सकते हैं फाइनल सोल्यूशन। वो तो फलस्तीनी ने जिस तरह से लड़के दिखाया अपने आप, अपनी काबिलियत,
वो तो इसराइल को अभी तक नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें, किस तरह से। हर किस्म के टैक्टिक्स नेतन्याहू ने इस्तेमाल किए, इंक्लूडिंग यूजिंग हंगर एज अ वेपन एंड वेपनाइजिंग द लाइव्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। ये इस किस्म की टैक्टिक्स विच आर मोस्ट डिस्पिकेबल। तो इसके बावजूद वो सिक्योर नहीं है। तो ये मेरे नजरिए में इस किस्म की चीजों से मसले हल नहीं होंगे। इस किस्म की एग्रेशन से मसले हल नहीं होंगे। एट वन पॉइंट किसी ना किसी तरह की एग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करनी होगी फॉर ए लास्टिंग पीस। अदरवाइज दे विल बी कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट इन दिस रीजन। जी, मेरा ख़्याल है कि अगर हम उसूल पे जाएं और कवायद व ज़वाबित पे जाएं और मॉरल सवाल उठाएं, तो बिल्कुल आप 100% ठीक कह रहे हैं। और यानी हम तो क्योंकि क्लिनिकली इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये तो बातें करनी पड़ेंगी, लेकिन जो जुल्म की और बर्बरियत की इंतहा है उसके तो ज़ाहिर है दिल फटता है जब आप उसके बारे में सोचते हैं, लगता है ह्यूमैनिटी इज़ डेड। बट द क्वेश्चन इज़, मैं तो आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि आपने जब कहा ना कि इसराइल इज़ नॉट मोर सिक्योर, देखिए जो रियासतें हुकूमतें, आप देखिए पेरिस में और लंदन में और कितने यूरोपियन शहर में लाखों, हज़ारों नहीं लाखों लोग निकले हैं अपोज करने पॉलिसीज़ को जो इसराइल की तरफ पॉलिसीज़ हैं। मुझे बताएं कि कॉन्क्रीट लेवल पे ज़मीर किसको फ़र्क पड़ा है? यानी इसराइल की बर्बरियत और जो जेनोसाइड है और कत्लो गारत है वो तो बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ना, दे आर किलिंग बेबीज, दे आर स्टार्विंग देम टू डेथ। तो मैं यही कह रही जी। मेरी आर्ग्यूमेंट जो है ना वो यही है कि इस किस्म की बर्बरियत और इस किस्म की जुल्म से सोल्यूशन नहीं निकल रहा ना। दिस इज माय पॉइंट कि अगर आप, अगर इस चीज पर आप उतर आए हैं कि हम बच्चों के साथ भी जुल्म करेंगे, इट शोज इजराइल्स वीकनेस नॉट इट्स स्ट्रेंथ। दैट इज द होल पॉइंट। जी एंड जब आप, ठीक। दैट इज द वीकनेस ऑफ दिस सिचुएशन कि आप अगर आप बच्चों को नहीं स्पेयर कर रहे हैं, इन निहत्थे लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को मार रहे हैं, उनको स्टाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट शोज कि यू आर नॉट रियली अ मिलिट्री पावर। इट शोज कि यू हैव रिड्यूस्ड योरसेल्फ टू बीइंग दिस काइंड ऑफ barbaric entity, and you are on your there is no justification कि इस तरह से। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, दिस इज अ कोल्ड एनालिसिस, दिस इज जी नॉट जी, अ दिस इमोशनल। इज very emotional, this is not an emotional, it's a very cold calculated analysis, which is based on the whole fundamentals of conflict management, conflict resolution, and the necessity for war. जी See, war by itself is of no use unless ठीक। it has to have a political objective. Like, the famous Clausewitzian argument जी, that war is वॉर politics by पॉलिटिक्स other बाय means. मींस, See? ठीक ठीक। तो अब इसकी पॉलिटिक्स क्या है? अगर इसकी पॉलिटिक्स ये है कि लोगों को मारना है सिर्फ, तो दैट इज नॉट एन एंड, लेकिन जी क्योंकि देयर इज नो फाइनल सोल्यूशन। आप जी, हर अनफॉर्चुनेटली टाइम ख़त्म हो रहा है। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपसे एग्री कर रही हूँ, लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं इसराइल की वीकनेस शो करता है, हर सूरत वीकनेस शो करता है, लेकिन उस वीकनेस को ज़मीर कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है, उस वीकनेस को कौन इस्तेमाल करके कन्फ्रंट कर रहा है इसराइल को? मेरा ख्याल है सवाल तो यही होगा, और आने वाले दिनों में, सालों में देखेंगे कि क्या होता है। आई मीन, वन डजंट वांट टू गो टू मच इनटू इट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पावर्स तो हैं मौजूद अभी भी इन द मुस्लिम वर्ल्ड। हम इस पर आज का प्रोग्राम करते हैं। ज़मीर अकरम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, अगले 2 प्रोग्राम्स इसी मामले पर होंगे। दिस इज़ एन इशू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ईरान इज़ ऑन आवर डोर स्टेप। नाज़रीन, इंशाल्लाह कल भी इसी मामले पे बात होगी। दिस इज़ एन इशू एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। ईरान के साथ जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, ईरान इज़ एट आवर डोर स्टेप। दरीना हमारे दोस्त हैं, और देखते हैं बड़े मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और कल भी हम तफसील में बात करेंगे जो इसराइल ने किया है, जो ख़त्े में इस वक्त हो रहा है। व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान? हमारी तरफ से जितना ही, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अभी मैं शुरू करी हूँ तुम्हारे से ही। पहले मैं सोच रही थी खुद करूँ, लेकिन तुम्हारा